एक समृद्ध परंपरा, दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएंगे दुनिया ने राम को अपनाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है अभी भी कुछ लोग राम नाम से इतना विद्वेष करते हैं। पता नहीं उस कालखंड में, रामायण के उस कालखंड में राक्षस लोग क्या करते थे। आज भी कुछ लोगों को इससे परहेज है। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस की माननीय विधायक को, श्रीमती अदिति सिंह को। इन्होंने अच्छी राशि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दान किया। आखिर अयोध्या में मंदिर बनने में काहे परहेज है भाई? एक तो याद रखना, जो लोग विभाजनकारी राजनीति पहले आज कर रहे हैं, लोग पहले भी करते थे। याद रखना, देश का विभाजन ही, इसी देश की विभाजन की त्रासदी का कारण ही ये रहा है। ये विभाजनकारी राजनीति रही है। और आज भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, बांग्लादेश का कोई व्यक्ति जब दुनिया के अंदर कहीं जाता है, आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, इन लोगों को अपनी पहचान छुपा करके अपने को इंडियन क्यों कहते हैं, भारतीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है भारत के एक नागरिक के प्रति सामान्य सम्मान का भाव होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद ये सम्मान और बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का भाव क्यों नहीं? क्योंकि कोई पाकिस्तानी कहेगा तो पता लगा कि फिर लात घूंसे चलने लग जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा। हर व्यक्ति छुपाता है और उस मानसिकता को हमें पहचानना होगा। यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे दलीय नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। महोदय, ये आज सर्टिफिकेट आया है उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आज भारत सरकार ने किया। आज ठीक 2 वर्ष हो रहे हैं इस योजना को लागू किए। आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया था। और आज 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसका किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,37,00,000 से अधिक किसान इस योजना का लाभार्थी है। स्वाभाविक रूप से ये किसान अन्नदाता भारत का ही किसान है, जिस किसान को लेकर के कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। तथ्यों पर आधारित बातों पर चर्चा हो सकती है। विधायिका का मंच तर्कसंगत बातों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। और वो तर्कसंगत तरीके से कैसे, ये है प्रमाण, ये तो आंकड़े हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, आप इसको ले सकते हैं। कहां पर क्या कार्य हुआ है? हमने किसान के बीच में भेद नहीं किया, हमने फिरकों में नहीं बांटा, हमने क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी नहीं बांटा। किसान किसान है, वो कहीं का भी हो, पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। अब आप जबरदस्ती कहें कि हम ये कानून नहीं लागू होने देंगे, हम ये चीज नहीं होने देंगे। सफर कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है ना। सफर तो पब्लिक कर रही है, किसान कर रही है, या वे लोग करेंगे जो इससे होने वाले फायदे से वंचित हो रहे हैं। यहां पर चर्चा हो रही थी कि एमएसपी की बात। एमएसपी घोषणा करने से ही एमएसपी मिल नहीं जाती है, उसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करने पड़ते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है और ये आप भी उपलब्ध करा देंगे। मैं जानता हूं नेता प्रतिपक्ष ने डाटा लिए भी होंगे। मौजूद 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपये प्रति कुंटल और क्रय कितना किया गया था? 6.28 लाख मीट्रिक टन। नोट करते रहिए आप।
6.28 लाख मीट्रिक टन। 2016-17 में समर्थन मूल्य हुआ 1525, क्रय किया गया 7.97 लाख मीट्रिक टन। और पिछले 17-18 से 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार आई। सरकार गठन के तत्काल बाद मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के माननीय गृह मंत्री से अमित शाह जी से संपर्क किया था और मैंने कहा था प्रोक्योरमेंट उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे नहीं होता है, हम चाहते हैं कि वहाँ इसके बारे में कुछ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के लिए आप कुछ राज्यों का दौरा करके कुछ मंत्रियों को भेजें। तो मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और आपके साथ कुछ लोगों को मैंने भेजा था। 3 सदस्यीय कमेटी मैंने भेजी थी अलग अलग राज्यों में। ये लोग गए थे, अध्ययन करके आए, यानी ये 20-22 के आसपास ही हो गया था। और 1 अप्रैल से हमारे प्रोक्योरमेंट के केंद्र स्थापित हो गए थे प्रदेश के अंदर। और महोदय 16-17 में नई सरकार थी हमारी, 17 में, तो 16-17 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 7.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय होता है किसानों से और किसान इससे लाभान्वित होता है 1,66,000। और 17-18 में ठीक 1 साल के बाद नई सरकार, 1 महीना का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, हम लोगों के समय में समर्थन मूल्य था 100 रुपये, समर्थन मूल्य बढ़ गया था 1625, क्रय किया गया 36.99 लाख मीट्रिक टन, यानी 37 लाख मीट्रिक टन। और किसान लाभान्वित हुआ 7,67,380। जिन 3 कृषि कानूनों की बात यहां पे चर्चा हो रही थी, कितना गुमराह करने वाला वक्तव्य था। और नेता प्रतिपक्ष से मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कल यहां पे कहा कि किसानों की खेती पे कब्जा कर लिया जाएगा, यानी जो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाने का है। राम गोविंद जी, आपके क्षेत्र में सहतवार कस्बा है ना, है ना? वहां पे एक राम रतन गाजर का हलवा बनाता है। राम रतन है ना, गाजर का, काला गाजर का हलवा बनाता है, बड़ा विख्यात है महोदय। वह गाजर का हलवा बनाते हैं आज से नहीं, वर्षों से। और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वह फसल का अनुबंध करते हैं, खेती का नहीं। और आज तक किसी किसान की खेती को बंधक नहीं बनाया गया। तो उनके पास भी, लेकिन किसानों से भी खरीदते हैं, किसानों से उनका एग्रीमेंट होता है। हाँ, मैं क्या करूं, पहले से एग्रीमेंट होता है, हम आपसे खरीदेंगे और उस एग्रीमेंट के तहत लोग गाजर की खेती करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहले कहा कि यह तो हम किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, बाध्यता नहीं है, विकल्प है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं मर्जी मत करिए। सिंचाई की योजनाएं चली बहुत सारी जगह, माननीय सदस्य प्रोएक्टिव होकर के अपने यहाँ काम कराए। एक सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ काम नहीं होना चाहिए, और बाद में डंडा झंडा लेकर के बोलते थे कि साहब हमारे यहाँ बाढ़ के काम क्यों नहीं हुए। जब मंत्री वहाँ मौके पे जाकर के कहे कि जो है आपके यहाँ तो आपका विधायक ही नहीं होने देता है काम, तो पब्लिक जब दौड़ाई तब जाके वहाँ इस साल काम हो पाया। हर व्यक्ति जानता है कि लोग, मैंने वही कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और निकल ही जाता है फिर कि कहां से। देखिए मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कौन है उस पे भी बोल पड़े। कांग्रेस के नेता के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसहर जाति के लोग रहते हैं, इन्होंने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। इस सदन में पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं, कभी नहीं उठाया। और महोदय
सांसद था, एक सांसद के रूप में भूखमरी से इनके क्षेत्र में मौत होती थी और लड़ाई लड़ने के लिए मैं जाता था वहां पर कुशीनगर में। वहां राशन कार्ड वहां के गरीबों को सांसद रहते हुए भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उपलब्ध करवाए, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए और आवास भी उपलब्ध कराए हैं। आवास उपलब्ध कराए हैं, आवास के साथ साथ पेंशन की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जॉब कार्ड, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद आच्छादन के बाद मुसहर, थारू पहले चरण में हम लोग और बनटांगिया इनको हमने पहले चरण में लिया और दूसरे चरण में हम लोग ले रहे हैं। अब कोल है, एक आपके झांसी के आसपास कुछ जातियां हैं, इन लोगों को हमने लिया है, कुष्ठ रोगियों को लिया है, इनको हम अब दूसरे चरण में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित होंगे उसमें लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना इसके लिए चलाएंगे, ये भी हमने व्यवस्था विकल्प भी दिया है। और महोदय मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि सड़क पे बहस नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगर यहाँ के सवाल पर कोई जवाब मांगा जाएगा तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, बीजेपी वाले बताएं कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज 4 साल से अधूरा क्यों पड़ा है। यहाँ पर जो एम्बुलेंसें चल रही थी 108, 102, उसको पर्याप्त डीजल पेट्रोल का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही सरकार। 100 नंबर की जो थी वो 112 कर दी मुख्यमंत्री जी ने, 100 नंबर 112 कर दिया। इस पे सवाल न पूछा जाए इसलिए टोपी पे पूछ लें और मुख्यमंत्री जी भूल गए, नाम बदलने की राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं। ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग क्रांति का है, ये लाल रंग हमारे आपके खून का है। और हम आपको बता दें, ये जो हमारा खून का रंग है, लाल रंग, वो इमोशंस का रंग है। अगर आप खुश होते हो तो खुद देखते हो कि कितने आपके कान लाल हो जाते हैं। जब आप दुखी होते हो, रोते हो, तब भी आपके चेहरा लाल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी क्यों लाल रंग से इतना चिढ़ रहे हैं। हो सकता है कभी बचपन में लाल मिर्च खा ली उन्होंने। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है सरकार में। लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लगातार लूट हो रही है और लखनऊ जैसा शहर नहीं सुरक्षित। और फर्जी इनकाउंटर कितने हुए, कोई 1-2 नहीं हुए, न जाने कितने फर्जी इनकाउंटर हुए। जांच होगी जब आप आएंगे सत्ता में। सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस मिले हैं एनआरसी से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है देश में तो वो उत्तर प्रदेश में है। क्या आप ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि जिसमें न्याय नहीं मिले, इंसाफ नहीं मिले? आप पुलिस के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं? आप लोगों को डरा के राजनीति करना चाहते हैं? सत्ता में आप गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं? उनकी सभी जांच होगी सत्ता में आने पे। समाजवादी पार्टी पूरे किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसानों को लेकर 80 दिन से बैठे हुए किसान प्रदर्शन के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में किसानों के साथ हैं। ये जितने समाजवादी पार्टी खड़ी है यहाँ पे, जितने लोग हैं, सब किसान हैं और समाजवादी भी हैं। जब मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, जो जवाब दे रहे थे सदन में, ऐसा लग रहा था कि पिछले 4 साल से जितनी भी मर्यादाएं हैं, संविधान, परंपराएं हैं, जितनी भी, उसके दायरे में रहते सरकार काम करती रही है। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था। मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना भारत के लोकतंत्र में कभी भी लोकतंत्र व्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है। अगर दिल्ली की सरकार ने राज्यसभा में 3 कानून जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारंट हैं, अपना बहुमत नहीं था उनका, और बहुमत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया। और वही सीख करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। जो बड़ा हाउस है, अपर हाउस है, पिछली बार भी जब सत्र बैठा था किसी की परवाह नहीं की सरकार ने, बहुमत की परवाह नहीं की, और सदन में मनमानी कर करके बहुमत के खिलाफ सभी के सभी बिल पास करा लिए थे। एमएलसी चिल्लाते रहे, सदन के सदस्य केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, जितने भी माननीय सदस्य थे सब अपनी बात रखना चाहते थे, कहना चाहते थे, लेकिन कोई परवाह सरकार ने नहीं की। उस समय के सभापति ने पूरा का पूरा सदन में जो मनचाहा करना चाहते थे बहुमत को दबा करके उन्होंने पास कराए बिल। पूरे के पूरे भाषण में जैसे दिल्ली भूल गई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, बढ़ चढ़ करके कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा काम करेगी, ऐसे फैसले लेगी जिससे कि देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और वहीं उनको नकल करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। राज्यपाल महोदय जी का उनका अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे किसी ने $1 ट्रिलियन की बात की हो तो बता दें हमें। उसी तरह दिल्ली ने अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कई घंटों रात भर जग करके भाषण दिए गए, सुना गया। आज जमीन पर देखिए उन गोल्स का क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आखिरकार कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, हमें सरकार बताए कि कौन सी एसेट क्रिएट कर दी है। अगर दिल्ली की सरकार कुछ बड़ी चीजें बेच रही है, अगर बड़ी चीजें दिल्ली की सरकार बेच रही है, तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार छोटी छोटी चीजें बेच दे रही है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसका कोई विजन नहीं है, दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पर ठप्पा लगाना। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर यह पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, एमओयू का एमओयू करती है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट्स हुए हैं, कम से कम अब सरकार को बता देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मीट के सहारे इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। समाजवादी सरकार में हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था, आपके एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था थर्मल बेस, आपका ललितपुर में लगा, आपके इलाहाबाद में लगा, आपका अम्बेडकर नगर में लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से पटकना, ठोकना, ये सब तो आता है, लेकिन कभी थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात क्यों नहीं आती है। और फिर 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाए, ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला,
अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया, और फिर कह रहे हैं कोविड में तो न जाने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए इन्होंने। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा मजदूरों को जरूरत थी, क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम करने लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को यह याद है कि कितने मजदूर लोगों की जान चली गई? क्या दिल्ली की सरकार बता पाएगी कि कितने मजदूरों की जान गई है देश में? और उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। 90 मजदूर गए हैं जिनकी जान गई है, चलते चलते वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन बेचारे लोगों के परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी कहा हो, सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? क्या एक बार भी सरकार ने यह कहा सदन में कि हमें दुख है इस बात का कि हम मजदूरों को सही इंतजाम नहीं कर पाए, और वो लोग अगर घर गए तो घर भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनकी जान चली गई?